नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज दिल्ली की राजनीति में नाम का बदलाव हुआ। 11 साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, पर इस फैसले ने किसी को नहीं चौंकाया। केजरीवाल ने आतिशी सिंह को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाया। इस खबर ने भी किसी को हैरान नहीं किया, क्योंकि आज जो हुआ इसकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई थी। सबको मालूम है असली पावर केजरीवाल के पास थी, केजरीवाल के पास है और केजरीवाल के पास ही रहेगी। आज विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आतिशी सिंह ने माना कि वो तो सिर्फ चुनाव तक के चीफ मिनिस्टर हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, चुनाव के बाद एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाना। आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं ने कहा, आतिशी को भले ही विधायक दल का नेता चुन लिया गया हो, लेकिन जनता के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि आतिशी तो भारत की तरह सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर चुनाव तक दिल्ली का राजकाज संभालेगी। इस तरह के बयानों ने कंफर्म कर दिया कि भले ही चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर आतिशी दिखाई दे, लेकिन सरकार की डोर केजरीवाल के हाथों में ही रहेगी। सरकार अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। अब सवाल है कि फिर केजरीवाल ने इस्तीफा दिया क्यों? केजरीवाल के सामने न तो कोई कानूनी अड़चन थी, न कोई संवैधानिक मजबूरी थी। केजरीवाल ने जब जेल जाने के बाद कुर्सी नहीं छोड़ी, तो जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा क्यों दिया? इसके पीछे केजरीवाल का गेम प्लान क्या है, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने केजरीवाल के इस्तीफे पर कैसे रिएक्ट किया, यह भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले यह बता देता हूं कि आज दिल्ली में दिन भर क्या क्या हुआ। केजरीवाल ने इस्तीफा देने का ऐलान तो 2 दिन पहले ही कर दिया था। उन्हें एलजी के यहां से आज शाम 4:30 बजे का टाइम मिला था। केजरीवाल तय वक्त पर अपने सभी मंत्रियों के साथ इस्तीफा लेकर एलजी वीके सक्सेना से मिलने पहुंच गए। एक हाथ से केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, दूसरे हाथ से आतिशी ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। और फिर एलजी ने अरविंद केजरीवाल, आतिशी सिंह, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। आतिशी सिंह ने एलजी से रिक्वेस्ट की कि वो शपथ ग्रहण की तारीख जल्दी से जल्दी तय कर दें, जिससे दिल्ली सरकार के रुके हुए काम फिर से शुरू हो सके। और इसके बाद केजरीवाल एलजी हाउस से अकेले ही अपने घर के लिए निकल गए, बाकी नेता वहीं रुके रहे। केजरीवाल के निकलने के कुछ देर बाद आतिशी सिंह के साथ गोपाल राय बाहर आए। गोपाल राय ने अनाउंस किया कि नई सरकार का दावा पेश हो गया है, अब शपथ ग्रहण कब होगा ये एलजी तय करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने उपराज्यपाल महोदय को अपना इस्तीफा सौंपा है। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आगे सरकार को संचालित करने के लिए सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक मंडल दल की बैठक हुई थी। बैठक में सर्वसम्मति से आतिशी जी को अपना विधानमंडल दल का नेता चुना गया था। हमने आम आदमी पार्टी के विधानमंडल दल का जो फैसला है पार्टी की तरफ से उपराज्यपाल जी को सूचित किया है, और साथ ही साथ हमारे विधायक दल की नेता आतिशी जी की तरफ से जल्द सरकार बनाने के लिए दावेदारी प्रस्तुत की गई है। हमने उपराज्यपाल महोदय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द शपथ की तारीख सुनिश्चित की जाए, जिससे कि दिल्ली के अंदर दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए जो काम है उस काम को आगे बढ़ाया जा सके। ये तो औपचारिकता थी। इसके बाद आतिशी ने जो कहा वो सुनने लायक है। आतिशी ने कहा अरविंद केजरीवाल उनके मेंटोर हैं, उनके गुरु हैं। केजरीवाल ने उन पर भरोसा करके उन्हें मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन उनके लिए ये चुनाव तक का टेम्परेरी काम है, क्योंकि दिल्ली के असली मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही हैं। आतिशी ने कहा वो विधानसभा चुनाव तक ही इस पद पर रहेंगी, और जो 2-4 महीने का वक्त मिला है उसमें उनके सामने 2 ही काम है। पहला, चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनवाना, और दूसरा, बीजेपी की साजिशों को नाकाम करना। अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा दिया है। ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं। जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है।
आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे दो काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी। और उसी के लिए आज हमने एलजी साहब को पत्र दिया है, सरकार बनाने की दावेदारी का पत्र दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आगे का पत्र होगा। हालांकि आज जो कुछ देखने को मिला उसका स्क्रीन प्ले पहले ही लिखा जा चुका था। इसका ऐलान केजरीवाल ने 2 दिन पहले कर भी दिया था। आज तो सिर्फ केजरीवाल ने अपने उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान किया। सुबह सुबह केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की मीटिंग हुई, जिसमें पार्टी के 57 एमएलए शामिल हुए। मीटिंग का एजेंडा पहले से तय था, इसलिए बिना देर किए दिलीप पांडे ने प्रस्ताव रखा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला अरविंद केजरीवाल ही करें। सारे विधायकों ने इसका समर्थन किया। केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव किया और सर्वसम्मति से आतिशी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। और इसके बाद आतिशी ने विधायक दल के नेता के तौर पर मीडिया से बात की। अपने 7.5 मिनट के बयान में आतिशी ने 28 बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। पहले उन्हें जिम्मेदारी देने के लिए शुक्रिया कहा और फिर यह बताया कैसे एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड की महिला को उन्होंने मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा दिया। आतिशी ने केजरीवाल की अग्नि परीक्षा से लेकर उनके त्याग तक की बात की और बार बार वो ये कहती रही कि वो इस पद पर सिर्फ चुनाव तक के लिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी अरविंद केजरीवाल की ही है। आतिशी ने कहा कि बीजेपी ने एलजी के जरिए दिल्ली के विकास को रोका हुआ है, इसलिए अब वो बीजेपी की साजिश को नाकाम करने और दिल्ली का विकास करने के लिए जी जान से जुट जाएंगी। दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। मेरा एक ही मकसद रहेगा। मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने एलजी साहब के थ्रू दिल्ली वालों के खिलाफ षड्यंत्र रचेगी। मुझे पता है कि वो दिल्ली वालों की फ्री बिजली रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो दिल्ली वालों के अस्पताल में फ्री दवाइयां रोकने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो मोहल्ला क्लिनिक बंद करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है वो सरकारी स्कूलों को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो अगले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं दिल्ली के लोगों की रक्षा करने की कोशिश करूंगी और अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में दिल्ली की सरकार चलाऊंगी। और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूंगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्योंकि आतिशी सिंह ने बार बार कहा कि वो केजरीवाल की कृपा से मुख्यमंत्री बनेंगी, केजरीवाल के मार्गदर्शन में ही सरकार चलाएंगी, केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए जी जान से काम करेंगी, इसलिए बीजेपी के सांसद बांसुरी स्वराज ने आतिशी को पपेट चीफ मिनिस्टर करार दे दिया। बांसुरी ने कहा, अभी तो आतिशी ने शपथ भी नहीं ली है और वो केजरीवाल को असली चीफ मिनिस्टर बता रही हैं। मतलब साफ है, चेहरा वो रहेंगी लेकिन केजरीवाल रिमोट से सरकार चलाएंगे। इसलिए दिल्ली में भले ही सरकार का चेहरा बदलेगा लेकिन चरित्र वही रहेगा। इससे दिल्ली की जनता का और ज्यादा नुकसान होगा। माननीय आतिशी मारलेना जी को बहुत बधाई कि आज उनकी पार्टी ने उनका चयन करा है अगले मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन आज उनका बयान सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई, एक महिला होने के नाते भी और दिल्ली का वासी होने के नाते भी। उन्होंने कहा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ही है और वो है अरविंद केजरीवाल। तो मैं पूछना चाहती हूँ आतिशी जी से, अभी तो उन्होंने संवैधानिक पद की शपथ भी ग्रहण नहीं करी है, तो क्या वो केवल पद ग्रहण करेंगी, दायित्व नहीं ओटेंगी क्या अब माननीय अरविंद केजरीवाल जी सत्ता भोगेंगे बिना किसी जिम्मेदारी की? इसका अर्थ है आम आदमी पार्टी ने जो यहाँ पर 1 दशक से सत्ता भोगी है लेकिन किसी भी प्रकार का काम नहीं करा है दिल्ली की जनता के लिए, इसका अर्थ है कि वो जो पूर्ण विराम विकास के कार्यों पे लगा है वो बरकरार रहेगा। तो चेहरा कोई भी हो, दिल्ली का दुर्भाग्य लगता है बरकरार रहेगा।
लेकिन बीजेपी के हमलों पर आम आदमी पार्टी के नेता कुछ नहीं बोल रहे। केजरीवाल की पार्टी के नेताओं की लाइन बिल्कुल क्लियर है। सारे नेता, सारे प्रवक्ता साफ साफ कह रहे हैं कि आतिशी टेम्परेरी अरेंजमेंट है, कुछ महीनों की मेहमान है। चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। संदीप पाठक ने कहा कि आतिशी को विधायक दल का नेता चुने जाने का फैसला सारे विधायकों ने मजबूरी में भारी मन से लिया। आज ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सीएम बन रहा है, मुख्यमंत्री नया बना है। इम्पोर्टेंट ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने आज रिजाइन किया है। हम सब ने बड़े हेवी हार्ट से उसको एक्सेप्ट किया है और आज की मीटिंग में चूंकि अरविंद केजरीवाल जी रिजाइन किए और हमको हेवी हार्ट से एक्सेप्ट करना पड़ा, मुख्यमंत्री चुनना था, तो टेम्पररी मेजर के लिए कुछ महीनों के लिए आतिशी जी को जिम्मेदारी दी गई है। वो बहुत सक्षम है और अब जिम्मेदारी ये है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ मिलकर कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को वापस मुख्यमंत्री बनाना है। संदीप पाठक ने साफ साफ कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मजबूरी में आतिशी को अपने नेता स्वीकार किया, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने कहा मजबूरी तो केजरीवाल की भी थी, उन्होंने भी दिल से आतिशी का नाम आगे नहीं बढ़ाया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने दावा किया कि आतिशी केजरीवाल की नहीं, मनीष सिसोदिया की पसंद है। मनीष के प्रेशर में केजरीवाल ने आतिशी के नाम पर मोहर लगाई। वीरेंद्र सचदेव ने कहा चेहरा बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि केजरीवाल की सरकार में हुए भ्रष्टाचार में आतिशी भी बराबरी की भागीदार हैं। विषम परिस्थिति नाम चुनने की थी। अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी पसंद का मुख्यमंत्री नहीं बना पाए हैं। आपको ध्यान होगा जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो उन्होंने कई सारे विभाग कैलाश गहलोत को दिए थे, लेकिन मनीष सिसोदिया के दबाव में उसमें से कई सारे विभाग आतिशी को ट्रांसफर किए गए। तो आज भी मनीष सिसोदिया कैंप की ही चली और इनके विधायकों को अंतर्विरोध उस बैठक में देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी ने मेक ओवर करने का प्रयास किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी के मेक ओवर करने से इस पार्टी का चरित्र नहीं बदलेगा। जो भ्रष्टाचार के धब्बे आम आदमी पार्टी के दामन पर लगे हैं, वो भ्रष्टाचार के धब्बे इस मेक ओवर से ठीक नहीं होंगे। चेहरा बदल देंगे, चरित्र इनका भ्रष्टाचारी है, वो वहीं रहने वाला है। आतिशी मार लेना उस हर भ्रष्टाचार जो दिल्ली की सरकार ने किया उसका एक अंग रही है, उस मंत्रिमंडल का हिस्सा रही हैं, तो इनको जवाब तो देना पड़ेगा। बीजेपी के नेता आतिशी के चेहरे और चरित्र की बातें करके उसमें उलझ गए, लेकिन बीजेपी के हमलों से केजरीवाल की पार्टी के नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा। केजरीवाल की सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तो यहां तक कह दिया जैसे भगवान राम भरत को राजगद्दी सौंपकर वन चले गए थे, भरत ने राम की खड़ाऊ सिंहासन पर रखकर राज चलाया था, वैसे ही आतिशी भी केजरीवाल की खड़ाऊ रखकर दिल्ली की सरकार चलाएंगी। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है और आने वाले 5 साल में भी होगी। इस 2-3 महीने की वैल्यू इतनी है, या शायद 1 महीने की, कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के तेवर भी काफी तीखे हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि चुनाव से 3 महीने पहले आतिशी को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाना केजरीवाल का चुनावी पैंतरा है। वो इस्तीफा देकर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर दिल्ली के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लेकिन अब उनका ड्रामा चलने वाला नहीं है। शुभकामनाएं देना चाहूंगा आतिशी जी को। मुख्यमंत्री बनी है, कांटों का ताज है, लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता को थोड़ी सी राहत मिले उनके आने से, क्योंकि बहुत उम्मीदें नहीं है। 3 महीने बचे हैं, चुनाव बिल्कुल सर पर है, तो ऐसे में कितना वो परफॉर्म कर पाएंगे कितना नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। अगर अग्नि परीक्षा में जाना था तो जिस समय इल्ज़ाम लगे थे
उस समय जाना चाहिए था। केजरीवाल जी का इसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से जनता को फिर एक बार बेवकूफ़ बनाने की एक और कोशिश है, ये बहुत सत्ता लोलुप हो चुके हैं, सत्ता से दूर ज़्यादा देर रह नहीं सकते। इनको उम्मीद है कि शायद जनता उनको चुनेगी, लेकिन मैं आपको बात सामने कह रहा हूँ कि 2025 में जो सरकार बनेगी वो कांग्रेस की सरकार बनेगी। हालांकि आतिशी के नाम का ऐलान होने के बाद आतिशी पर सियासी हमले तेज हो गए। जैसे ही आतिशी को आम आदमी पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया, सबसे पहला रिएक्शन आम आदमी पार्टी की राज्यसभा की मेंबर स्वाति मालीवाल का आया। आम आदमी पार्टी से नाराज चल रही स्वाति मालीवाल ने कहा, आतिशी का परिवार आतंकवादी अफजल गुरु का हिमायती रहा है। आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया था, उसकी सजा माफ कराने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी, इसलिए आतिशी के मुख्यमंत्री बनने से देश की सुरक्षा को खतरा है। स्वाति मालीवाल ने कहा, भले ही आतिशी डमी मुख्यमंत्री हो, लेकिन उनका संवैधानिक पद पर बैठना दिल्ली के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। स्वाति मालीवाल को आम आदमी पार्टी की तरफ से दिलीप पांडे ने तुरंत जवाब दिया। दिलीप पांडे ने कहा कि कठपुतली आतिशी नहीं, स्वाति मालीवाल हैं जो बीजेपी की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं। अगर उनमें जरा सी भी शर्म बाकी है तो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सीट छोड़ दें, बीजेपी ज्वाइन करें और बीजेपी के टिकट पर चुनकर राज्यसभा में पहुंचकर दिखाएं। स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। राज्यसभा में रहने का शौक है तो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा का टिकट लेना चाहिए उन्हें। वैसे स्वाति मालीवाल का जो आरोप है वो पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन इसका आतिशी या फिर दिल्ली की मौजूदा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। असल में आतिशी के पिता विजय सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उनकी मां तृप्ता वाही सोशल वर्क से जुड़ी हुई थी। आतिशी के पेरेंट्स लेफ्ट आइडियोलॉजी के सपोर्टर हैं, इसीलिए मार्क्स और लेनिन के नाम को मिलाकर आतिशी का नाम आतिशी मारलेना रखा गया। हालांकि चुनावी राजनीति में आने के बाद आतिशी अब इसका इस्तेमाल नहीं करती हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि आतिशी लेफ्टिस्ट हैं, वामपंथी हैं और उनके हाथ में कमान देकर केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बादी के कगार पर आगे बढ़ा दिया है। अब मार्लिन का क्या है, मार्क्सिस्ट और लेनिन का जुड़ा हुआ नाम है, तो वो लेफ्टिस्ट है। आतिशी मारलेना का फैमिली लोगों ने अफजल गुरु के पक्ष में खूब हल्ला बोला, सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मारलेना का फैमिली था। इसका जवाब कौन देंगे? लेकिन जो भी हो, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया, पंजाब को भी बर्बाद कर रहे हैं। फरवरी में चुनाव आने वाले हैं अगले साल, तो दिल्ली के लोग तो मन बना चुके हैं कि केजरीवाल जैसे लोग, आम आदमी जैसे लोगों को कभी भी राजनीति में कभी भी जगह नहीं देना चाहिए। और राजधानी में तो
इस तरह के अराजकताओं को ला करके कितना बड़ा गलत काम किया दिल्ली वालों ने, वो पछता रहे हैं। असल में अभी किसी को समझ में नहीं आ रहा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया, क्या मजबूरी थी। अगर वो जेल में बंद रहकर सरकार चला सकते हैं तो खुली हवा में उन्हें किसने रोका। केजरीवाल राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। परसेप्शन के खेल को वो अच्छी तरह समझते हैं। वो बड़े बड़े नेताओं पर करप्शन के इल्जाम लगाकर परसेप्शन की लड़ाई जीतकर चुनाव जीते थे। अब खुद उन पर शराब घोटाले का इल्जाम है। ये उनकी राजनीति को जरा भी सूट नहीं करता। केजरीवाल कांग्रेस और बीजेपी को बुरी तरह हराकर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद विधानसभा के चुनाव जीतते चले गए, कांग्रेस को जीरो कर दिया और बीजेपी को बुरी तरह मार्जिनलाइज कर दिया। अब वो एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जंग छेड़ेंगे, एक नई रेस की शुरुआत करेंगे। और इस रेस में अगर केजरीवाल को तेज दौड़ना है तो वो शराब घोटाले का बोझ उठाकर रेस नहीं जीत सकते। केजरीवाल के लिए सबसे जरूरी है कि वो करप्शन के इल्जाम का बोझ अपने कंधों से हटाएं, शराब घोटाले के एक्यूज का दाग अपनी शर्ट से साफ करवाएं, और इसका तरीका उन्होंने ढूंढ लिया। केजरीवाल जानते हैं कि कोर्ट का ट्रायल लंबा चलेगा, फैसला आने में कई साल लगेंगे, फैसला उनके खिलाफ भी हो सकता है। अगले चुनाव में विरोधी आरोप लगाएंगे कि वो डिफेंसिव पर हैं, और डिफेंसिव पर होना उनकी राजनीति को सूट नहीं करता। इसलिए पहला कदम उन्होंने इस्तीफा देकर उठाया, अपने को पावर से दूर कर लिया। दूसरा स्टेप होगा दिल्ली का चुनाव जीतना, और फिर वो ये कहेंगे कि मुझे तो जनता ने क्लीन चिट दे दी है, मेरा दामन पाक साफ है। इस खेल का एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को कंफ्यूज कर दिया है। वो इसी बात में उलझे हुए हैं कि आतिशी को क्यों बनाया, आतिशी के पेरेंट्स ने अफजल गुरु के लिए मर्सी पिटीशन क्यों लगाई, या उन्होंने आतिशी के नाम के आगे मारलेना क्यों जोड़ा। अब इल्जाम आतिशी पर लगेंगे, विपक्ष के नेता जो उनके जो टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर है उनके पीछे पड़ेंगे, और जो आम आदमी पार्टी के लिए परमानेंट चीफ मिनिस्टर हैं वो चुनाव की जंग लड़ेंगे। केजरीवाल के पास खुला मैदान होगा। जब तक दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी उनके गेम को समझ पाएंगे तब तक केजरीवाल काफी आगे निकल चुके होंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी। अब 1 अक्टूबर तक बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि 1 अक्टूबर तक अदालत की परमिशन के बगैर कहीं भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर सड़क, फुटपाथ या रेलवे ट्रैक के आसपास सरकारी जमीन पर कब्जा है तो वहां बुलडोजर चल सकता है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर लीगल प्रोसीजर अपनाना होगा। असल में जमीयत उलमा हिंद और कुछ दूसरे संगठनों ने अपराधियों और माफिया के खिलाफ हो रहे बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। बुलडोजर एक्शन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइंस बनाने की गुजारिश की थी। आज इन सारी पिटीशन पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा, एक गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बुलडोजर के जरिए एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जो गलत है। जहां भी बुलडोजर चलाया गया वहां पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके कार्रवाई की गई। इस पर कोर्ट ने कहा, अदालत को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कोर्ट के बाहर कौन क्या कहता है। उन्हें इस बात की भी कोई परवाह नहीं है कि सोशल मीडिया पर क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है। कोर्ट किसी नैरेटिव से प्रभावित नहीं होता और न ही इलीगल कंस्ट्रक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका साथ देता है, उसके पक्ष में है। लेकिन अगर एक भी मामला ऐसा है जहां गलत तरीके से बुलडोजर चलाया गया है तो वो संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम किसी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन पर कार्रवाई के बीच में नहीं आएंगे, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी ने गैर कानूनी कब्जा किया है या इलीगल इनकम से प्रॉपर्टी बनाई है तो उस पर बुलडोजर चल सकता है, लेकिन इसका प्रॉपर प्रोसीजर है। बुलडोजर चलाने से पहले कम से कम 2 महीने का नोटिस दिया जाना चाहिए, कानूनी रास्ता अख्तियार करना चाहिए। इसलिए अदालत इस मामले में डिटेल फैसला देगी, लेकिन तब तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी।
चूंकि जमीयत उलमा हिंद इस केस में पिटिशनर है, इसलिए जब बुलडोजर पर रोक लगी तो जमीयत उलमा हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने कहा, बुलडोजर के जरिए मुसलमानों को निशाना बनाया गया, उन लोगों को परेशान किया गया जो जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठा सकते। इसीलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई और कोर्ट ने उनकी बात सुनी, बुलडोजर पर रोक लगाई। ये उनकी बड़ी जीत है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, जब सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल फैसला देगा तो पूरे देश के लोगों को इससे राहत मिलेगी। हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि कोर्ट ने हमारी इस बात को कबूल किया और सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला किया। जब वकील ये कहने लगे कि मुसलमानों के साथ ये है और गवर्नमेंट के वकील ने कहा कि नहीं हमने हिंदुओं के साथ भी किया है, तो कोर्ट ने खड़े होकर के ये बात कह दी कि मैं इन झगड़ों के अंदर नहीं पड़ना चाहता। ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसका मतलब ये है कि अब जुल्म नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक तारीख तक के लिए मोहलत दी है कोर्ट के फैसले की, लेकिन कोर्ट ने उसके साथ साथ ये कह दिया है कि आज से लेकर के एक तक किसी के ऊपर बुलडोज़र नहीं चलाया जाएगा। लेकिन हमने सिर्फ एक सूबे के लिए नहीं, बल्कि हमने तो पूरे हिंदुस्तान के लिए उन मसाइल को पेश किया था। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक तारीख़ी फ़ैसला होगा जो कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होगा, और ये हिंदू और मुसलमान और मुल्क के सभी बसने वालों के लिए एक बेहतरीन फैसला होगा और उन्हें बड़ी नजात मिल जाएगी इससे। क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों और माफिया के हौसले पस्त करने के लिए सबसे पहले बुलडोजर एक्शन शुरू किया था। विरोधी योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहने लगे थे। दूसरे राज्यों ने भी योगी की देखा देखी बुलडोजर मॉडल अपना लिया था। इसलिए जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई तो सबसे पहला पॉलिटिकल रिएक्शन भी यूपी से आया। अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर अन्याय का प्रतीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लोगों ने बुलडोजर का ऐसा महिमा मंडन किया, उसे ऐसे प्रचारित किया जैसे अब बुलडोजर से ही न्याय होगा, जबकि यह गलत था। अखिलेश यादव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद जगी है कि अब न्याय बुलडोजर से नहीं अदालत से मिलेगा। देखिए, बुलडोजर न्याय नहीं हो सकता है। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। यूपी में कांग्रेस के नेता आराधना मिश्रा ने भी कहा कि यूपी में बुलडोजर एक्शन के नाम पर कई बेगुनाहों के मकान तोड़ दिए गए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई। आराधना मिश्रा ने कहा कि योगी आदित्यनाथ बुलडोजर के जरिए अपनी इमेज चमकाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बीजेपी की सरकार अब किसी को बेवजह परेशान नहीं कर पाएगी। जिस तरह से खासकर उत्तर प्रदेश में लगातार ये घटनाएं हो रही थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि बुलडोजर चलाए जा रहे थे ये बता करके कि वो अपराधी हैं, पर अपराधी के साथ साथ कुछ मामले ऐसे भी संज्ञान में आए जो विचाराधीन मामले थे, उनके भी प्रॉपर्टीज पे बुलडोजर चलाया गया। संवैधानिक कोई कार्रवाई होती, न्याय संगत कार्रवाई होती तो माना जा सकता था, पर जिस तरह सरकार ने अपनी छवि को बनाने के लिए, अपने बुलडोजर बाबा का एक नाम लेने के लिए जिस तरह से इसका दुरुपयोग किया है, मैं मानती हूँ ये पूरी तरह से दुखद था। और आज सर्वोच्च न्यायालय के इस इंटरवेंशन के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आज भी संविधान पर, इस देश की न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास बढ़ा है। लेकिन बीजेपी के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री एसपी सिंह बघेल ने विपक्ष के इल्जामात को गलत बताया। बघेल ने कहा कि कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही बुलडोजर भेजा जाता है। बुलडोजर की कार्रवाई उन्हीं लोगों के खिलाफ होती है जो कानून से भागे हों, अपराधी हों, जिन्होंने गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किया हो,
या फिर अपराध के जरिए संपत्ति इकट्ठी की गई हो। एसपी बघेल ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखेगी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक लगाई है, इसलिए अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा। ये कोई कल्चर नहीं था। ये जो गंभीर हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, बड़े अपराधी होते थे जो हाजिर नहीं होते हैं, जिनकी विकास प्राधिकरणों के नक्शे में पास कराने में कोई विश्वास नहीं था, जो गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करते थे, अवैध निर्माण करते थे और इसके बाद भी सम्मन नहीं तामील करते थे, बिलेबल वारंट नहीं मानते थे, नॉन विलेबल नहीं मानते थे, तब जाकर के ये ध्वस्तीकरण का कार्रवाई होती थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होता है या गाइडेंस होती है, भारत के लोकतंत्र का एक वो मजबूत स्तंभ है। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोई व्यक्ति हो, हम लोग सब सुप्रीम कोर्ट की बात मानने के लिए बाध्य हैं। ये सही है कि यूपी में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा जैसे 68 माफिया और अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चले। योगी सरकार ने करीब 4000 करोड़ की संपत्ति को गैर कानूनी कब्जे से मुक्त करवाया। रेप केस के आरोपियों की अवैध संपत्ति को बुलडोजर से गिराया गया। इससे अपराधियों में एक डर पैदा हुआ। लेकिन यूपी में ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई जैसे यहां सिर्फ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में थाने में पथराव करने वालों की हवेली पर बुलडोजर चला, उज्जैन में महाकाल की सवारी पर थूकने वालों पर और खरगोन में रामनवमी की शोभा यात्रा में पथराव करने वालों की संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाया गया। राजस्थान और हरियाणा की सरकारों ने भी योगी की पैटर्न को फॉलो किया। इससे अपराधियों में दहशत तो पैदा हुई, लेकिन एक गलत इंप्रेशन गया। इंप्रेशन ये कि बुलडोजर का इस्तेमाल पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए किया जा रहा है। फिर कुछ मंत्रियों ने बयान भी दे दिए कि बुलडोजर तो चलते रहेंगे। इन सारी बातों का असर आज सुप्रीम कोर्ट में दिखाई दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कानूनी अधिकारियों के हाथ बांधे नहीं जा सकते, पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का माइंड बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा कि अगर 2 हफ्ते बुलडोजर नहीं चला तो कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। आज अनंत चतुर्दशी है। देश भर में गणपति बप्पा को विदाई दी जा रही है। गणेश मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है और आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। मोदी की तीसरी सरकार के 100 दिन भी आज ही पूरे हुए हैं। आज मोदी ने ओडिशा में अपना जन्मदिन मनाया। भुवनेश्वर में आदिवासी महिला के घर जाकर आशीर्वाद लिया, खीर खाई और फिर मोदी ने कहा कि वो हर साल जन्मदिन के दिन अपनी मां का आशीर्वाद लेने के लिए जाते थे, लेकिन अब मां नहीं है, इसलिए आदिवासी मां के घर जाकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद मोदी ओडिशा की 10 लाख महिलाओं के खाते में सुभद्रा योजना की पहली किस्त के 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर किए। और फिर मोदी ने कहा कि आज देश भर में गणपति विसर्जन किया जा रहा है, लेकिन जब उन्होंने गणेश जी की आरती की तो इसका भी विरोध किया गया। मोदी ने कहा कि विपक्ष और उसके इकोसिस्टम को गणपति की पूजा से भी दिक्कत हो गई। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का शासन रहा हो या फिर कांग्रेस का, इन्हें हर उस काम से परेशानी होती है जिससे हिंदू समाज एकजुट होता है। आज जब हम गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं तो मैं एक विषय इसी से जुड़ा उठा रहा हूं। बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। और तो और कर्नाटका में जहां इनकी सरकार है
वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गया। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर जाकर गणेश जी की आरती की थी, लेकिन उन्होंने कर्नाटक में गणपति को सलाखों के पीछे भेजे जाने की चर्चा क्यों की, ये मैं आपको बता देता हूं। असल में पिछले हफ्ते मांड्या में गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हुई थी, हिंसा हुई थी। इसके विरोध में 13 सितंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु में टाउन हॉल के पास प्रोटेस्ट किया। इस दौरान वो अपने साथ गणेश जी की प्रतिमा भी लाए थे। बेंगलुरु पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे वीएचपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और गणेश जी की प्रतिमा को भी पुलिस की वैन में बंद कर दिया। हालांकि कुछ देर में पुलिस समझ गई कि गणेश प्रतिमा को पुलिस वैन में बंद करना गलत है, इसलिए बाद में उसे जीप में रखा गया। कर्नाटक पुलिस के इस कार्रवाई का जबरदस्त विरोध हुआ। बाद में पुलिस को सफाई देनी पड़ी। प्रधानमंत्री ने आज इसी घटना का जिक्र किया। इससे कांग्रेस के नेता और परेशान हो गए। आज कर्नाटक सरकार के श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा, जब पुलिस पूरी पिक्चर क्लियर कर चुकी है तो इस तरह के बयान देने का क्या मतलब। प्रधानमंत्री जानबूझकर कम्युनल टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। वो अपनी सियासत के हिसाब से मुद्दों को चुनते हैं। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, देश के सामने कई गंभीर मसले हैं। हाल ही में इतनी रेल दुर्घटनाएं हुई, लेकिन प्रधानमंत्री उन सब पर चुप रहे। लेकिन यहाँ पर वो अपनी सहूलियत के हिसाब से बात कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले। खड़गे ने कहा कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन मोदी को अपने उन मंत्रियों और नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए जो राहुल गांधी के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। केंद्र सरकार में रेल राज्य मंत्री, भाजपा शासित उत्तर प्रदेश के मंत्री, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। उसी तरह महाराष्ट्र में उनकी सरकार में सहयोगी दल का एक विधायक नेता प्रतिपक्ष जी का जुबान काटकर लाने वाले को 11 लाख रुपए इनाम देने का घोषित किया है। खड़गे और कांग्रेस के दूसरे नेताओं की नाराजगी रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू से है। बिट्टू लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन मोदी ने उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी। अब रवनीत बिट्टू रोज राहुल गांधी पर हमले करते हैं। इससे कांग्रेस के नेता परेशान हैं। आज खड़गे ने प्रधानमंत्री से बिट्टू की शिकायत की तो रवनीत बिट्टू खुद सामने आए। बिट्टू ने कहा, खड़गे को उन पर नाराज होने के बजाय राहुल गांधी को समझाना चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी क्या होती है और विरोधी दल के नेता को विदेश जाकर कितना बोलना चाहिए। बिट्टू ने खड़गे को चैलेंज किया कि वो एक भी ऐसे सिख को सामने लाएं जिससे पगड़ी और कड़ा पहनने से रोका गया हो, गुरुद्वारे जाने से रोका गया हो। पर पप्पू पप्पू ही रहा। वो वास्त को छुपाने के लिए आज जो सीनियर मोस्ट देश में, मैं समझता हूं कोई अगर पॉलिटिक्स में है तो कांग्रेस के प्रधान खड़गे साहब हैं। खड़गे साहब, आप हमें बोलने की बजाय, हमारे को बोलने की बजाय, आप अगर अपने लीडर पप्पू को समझाएं भी, वो कुछ सोच समझ के बोला करें, उनको क्लासेस लगाएं, उनकी ट्रेनिंग दें। हमारे प्रधानमंत्री जी को, उनके लिए जब वो शब्द यूज करते हैं, उनके लिए जब बोलते हैं,
उस टाइम आप कहाँ होते हैं? मेरी पीड़ा खड़गे साहब एज ए सिख है, सिख। जो आपने ये बात कही नहीं, आपने बड़ी बड़ी बातें तो लिखी हैं, आप ये बताओ, मैं उनको आपसे पूछना चाहता हूं भाई आपको किसी स्टेट में कौन सा सिख मिला जिसने ये कहा कि इस देश में मुझे पगड़ी बांधने की इजाजत नहीं है? खड़गे साहब, कौन सा आपकी स्टेट कर्नाटका में मिला जिसने कहा मुझे कड़ा डालने से रोका जा रहा है? कौन सा ऐसा सिख, मैं कहता हूं कांग्रेस में कोई ऐसा सिख ला के खड़ा कीजिए जो कांग्रेसी हो खड़गे साहब, जिसने ये कहा हो भी मुझे गुरुद्वारे जाने से रोका जा रहा है। आप इस बात को समझते ही नहीं, आप बात घुमा के कहां कर रहे हैं। रवनीत बिट्टू की यह बात सही है कि राहुल गांधी के बयान से ये इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि जैसे भारत में सिखों को पगड़ी पहनने में, कड़ा पहनने में, गुरुद्वारे जाने में डर लगता है, उन्हें रोका जाता है। इस तरह के बयान से खालिस्तान समर्थक पन्नू को हवा मिली। उसने राहुल गांधी की तारीफ करके अपना उल्लू सीधा किया। क्या ये किसी को याद दिलाने की जरूरत है कि इतिहास में वो कौन सा अवसर था जब वाकई में सिखों को डरना पड़ा था? क्या ये किसी को बताने की जरूरत है कि भारत में सिख हमेशा से साहस और बलिदान के प्रतीक रहे हैं? कौन नहीं जानता कि गुरुद्वारों के दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते, गुरु के द्वार से कभी कोई भूखा नहीं लौटता। कोविड की त्रासदी के दौरान मैंने देखा कि कैसे सिखों ने लोगों की सेवा की। ट्रक ड्राइवर्स ने मजदूरों को मुफ्त में उनके घरों तक पहुंचाया, उन्हें खाना खिलाया। गुरुद्वारों में ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर पेशेंट के लिए बिस्तर और दवाइयों और खाने का इंतजाम किया गया। ऐसे कामों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसलिए कहना तो यह चाहिए कि हमारे देश में सिख भाइयों और बहनों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। कहना तो यह चाहिए कि लोग सिख भाइयों को अपनी मुसीबत में साथी समझते हैं, उनकी तरफ आशा से देखते हैं। राहुल गांधी भी दुनिया को यही बताते तो बेहतर होता। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर्स की ज्यादातर मांगें मान ली हैं। प्रोटेस्ट कर रहे डॉक्टर्स की मांग पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर और हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 बड़े अधिकारियों को हटा दिया है, लेकिन इसके बाद भी जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान अभी तक तो नहीं किया है। इस समय डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही है। क्योंकि डॉक्टर्स कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाने की मांग पर अड़े थे, इसलिए आज ममता बनर्जी ने विनीत कुमार गोयल की जगह सीनियर आईपीएस मनोज वर्मा को कोलकाता का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया। मनोज वर्मा ने चार्ज भी ले लिया। आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के बर्बर रेप और निर्मम हत्या के मामले में प्रोटेस्ट कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने कल रात ममता बनर्जी के साथ मीटिंग में पश्चिम बंगाल के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज देबाशीष हल्दर, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन कौस्तव नायक को भी हटाने की मांग की थी। आज ममता बनर्जी ने इन दोनों की भी छुट्टी कर दी, लेकिन डॉक्टर चाहते हैं कि बंगाल के हेल्थ सेक्रेटरी को भी हटाया जाए। ममता बनर्जी इसके लिए फिलहाल तैयार नहीं है। डॉक्टर के साथ मीटिंग के बाद कल देर रात ही ममता ने कह दिया था कि एक साथ सभी अधिकारियों को हटाना संभव नहीं है। ममता बनर्जी का कहना था कि जूनियर डॉक्टर्स ने हेल्थ डिपार्टमेंट में 3 अफसरों को हटाने की मांग की थी, 2 को हटाने की बात मान ली गई है। डॉक्टर्स की दूसरी मांगे भी सरकार ने मान ली हैं, इसलिए अब इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है। कोशिश किया है जूनियर डॉक्टर का बात सुनने के लिए, लेकिन हमारा पुलिस भी बहुत सारे काम करते हैं। अगर काम करते करते किसी को 2 मिनट देर हो जाता है, कोई काम पे अगर थोड़ा गलती हो जाता है तो उसको लेके, अगर किसी को गुस्सा है तो गुस्सा निभाने के लिए, गुस्सा निपटाने के लिए हमने कोशिश किया। हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट में जो जस्टिस उन्होंने मांगा, हमें कोशिश किया। हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है, उनको साथ बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उन्होंने भी नहीं चाहते थे जितना उसका खिलाफ में बहुत सारे बात उठाया। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार को अच्छा नहीं लगता, इसी के लिए हम भी छोड़ने चाहते हैं। उन्होंने खुद डॉक्टर लोग जब मिलने गया था तब उन्होंने बताया। और हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट का की पोस्ट है, जैसे डीएमई डीएचएस ऐसा नहीं हो सकता है, इसको पैनल करके प्रोसेस करके तभी कर सकता है। तो अभी हम चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेकर बात करके
इसको अभी आप लोग देखभाल कीजिए, जब प्रोसेस हो जाएगा तब हम देखेंगे। ऐसा बात हुआ है। हेल्थ में भी उसको 3 ऑफिसर को ट्रांसफर का बात हटाने के बात किया, लेकिन हम 2 मांग लिया। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम 99% मान लिया। डॉक्टर से कल ममता के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद कहा था कि वो धरने पर बैठे दूसरे साथियों से सलाह मशवरा करेंगे। इसके बाद तय होगा कि आंदोलन खत्म करना है या नहीं। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से काम पर लौटने के लिए कहा था और आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी थी। इसलिए उम्मीद तो ये थी कि डॉक्टर्स आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी भी डॉक्टर्स ने कोई फैसला नहीं किया है। लेकिन आज सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में आरजीकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के केस में स्टेटस रिपोर्ट पेश की। हालांकि कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट में दी गई डिटेल्स को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच रिपोर्ट में जो खुलासे किए गए हैं वो परेशान करने वाले हैं, डिस्टर्ब करने वाले हैं। इन्हें गोपनीय रखना जरूरी है। अगर सीबीआई की रिपोर्ट लीक हुई तो इसका असर जांच पर पड़ सकता है। कोर्ट ने सीबीआई की जांच पर संतोष जाहिर किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि पीड़ित लड़की के पिता ने इस केस में कई सुझाव दिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। सीबीआई को उन पर भी गौर करना चाहिए और उनके सुझावों को जांच में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने आज डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर भी कंसर्न जताया और बंगाल सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा, जिस पर डॉक्टर्स काफी सेटिस्फाइड दिखे। डॉक्टर्स का कहना है कि वो काम पर लौटना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनकी सभी मांगे पूरी होनी चाहिए। जी, जो हुआ है वो अच्छा मतलब क्या हुआ है? जस्टिस के लिए थोड़ा 1 कदम 2 कदम आगे लग रहा है हम लोगों को। तो जो बात हुआ है सीज वर्क रिलेटेड और जो थ्रेट कल्चर, जो एश्योरेंस टू इंश्योर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, इट्स अ वेरी पॉजिटिव डिस्कशन इन द सुप्रीम कोर्ट। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। हाँ, हम लोग तो लौटना चाहते हैं, इसमें कोई दिमत नहीं है। बट हम लोगों का जो डिमांड है, जो मांग है, वो मांग भी पूरा होना चाहिए। मुझे लगता है ममता बनर्जी ने काफी हद तक डॉक्टर्स की बात मान ली है। अब उन्हें काम पर वापस लौटना चाहिए, क्योंकि सीबीआई भी अपने काम में गंभीरता से लगी हुई है। अब तक तो ममता बनर्जी और उनके पार्टी के लोग सीबीआई से सवाल पूछ रहे थे, बार बार कह रहे थे कि सीबीआई क्या कर रही है, ये बताया जाए। वो ये भी कहते थे कि कोलकाता पुलिस ने तो 24 घंटे में मेन अपराधियों को पकड़ लिया था। अब सीबीआई बताए उसने किस किस को पकड़ा। और जब सीबीआई इन सारी बातों पर खामोश थी तो मन में विचार आता था कि क्या वाकई में सीबीआई को जांच में कुछ नहीं मिला? क्या वाकई में सबूत इस कदर मिटा दिए गए कि सीबीआई असली मुजरिम तक पहुंच नहीं पाएगी? लेकिन सीबीआई की जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी गई, उस पर कोर्ट ने आज जो कहा वो चौंकाने वाला है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की रिपोर्ट में जो खुलासे किए गए हैं वो डिस्टर्ब करने वाले हैं। अगर ये जानकारी पब्लिक को दे दी गई तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। ये 2 वाक्य अपने आप में बहुत अलार्मिंग हैं। इन 2 वाक्यों ने सब कुछ कह दिया। सीबीआई को लेकर उठाए जा रहे सारे सवालों के जवाब दे दिए, सारे संदेह को दफन कर दिया। इस वक्त की ताजा खबर आपको बता दूं, लेबनान में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। लेबनान में आज एक साथ एक वक्त पर हजारों ब्लास्ट हुए, जिनमें 3000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और 8 लोग की मौत हो गई है। पता यह लगा कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पेजर्स को हैक करके उनकी बैटरी में रिमोट से ब्लास्ट किया गया। इसीलिए पूरे लेबनान में जगह जगह एक साथ हजारों पेजर्स फट पड़े। किसी के हाथ में पेजर था, किसी की जेब में पेजर था, किसी के पर्स में, किसी के बैग में। जहां जहां भी पेजर रखे हुए थे वहीं वहीं ब्लास्ट हुए। जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुआ उनमें से ज्यादातर पेजर्स को हिजबुल्लाह संगठन के लोग कैरी कर रहे थे। इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार लड़ता रहा है, इसीलिए हिजबुल्लाह ने इस हमले में इजराइल का हाथ होने की आशंका जताई है। दरअसल हिजबुल्लाह को शक हो गया था कि उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क के कुछ लोगों को इजराइल ने खरीद लिया है। इसके बाद इस संगठन में इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल को बैन कर दिया गया था और उसके मेंबर्स पेजर से कम्युनिकेट करने लगे थे।
अब हिजबुल्लाह को शक है कि इजराइल ने किसी मॉलवेयर की मदद से उनके पेजर में ब्लास्ट करवाए। खास बात यह है कि लेबनान में ही नहीं, सीरिया में भी हिजबुल्लाह के लोग इन धमाकों में घायल हुए हैं। लेबनान में ईरान के राजदूत भी घायल हो गए। लेबनान के हॉस्पिटल इन धमाकों में घायल हुए लोगों से भरे पड़े हैं। हिजबुल्लाह ने लोगों से ब्लड डोनेट करने की अपील की है।